राष्ट्रीय कन्या बने थे। आज हम बी पार्ट थर्ड में राजनीति विज्ञान के फर्स्ट पेपर प्रमुख पाश्चात्य राजनीतिक विचारों के इतिहास में मैकियावेली के अपने युग की शिष्यों को परीक्षण करेंगे। प्राय प्रत्येक विद्वान विचारक लेखक दार्शनिक अपने युग का शिशु होता है। तत्कालीन परिस्थितियों का, विचारधाराओं का, घटनाओं का उनके चिंतन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता ही है। कोई भी विद्वान जब भी लेखन का कार्य करता है तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर ही अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। मैकियावेली पर अपने देश और काल का रंग लगा हुआ था। तत्कालीन परिस्थितियों के चिंतन से उसका बहुत अधिक प्रभाव उनके चिंतन पर, विचारधारा पर प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यही कारण है कि तत्कालीन परिस्थितियों को आधार बनाते हुए मैकियावेली ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंस और डिस्कवर से जानते हुए जिस प्रकार के राजनीतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जो सिद्ध करता है कि मैकियावेली पूर्ण अर्थ में अपने का शिशु था। प्राय प्रत्येक विद्वान विचारक निश्चित रूप से अपने समकालीन घटनाओं से, प्रचलित विचारों से बहुत अधिक प्रभावित होता है, लेकिन राजनीतिक विचारों के चिंतन के क्षेत्र में मैकियावेली जितना अधिक प्रभावित हुआ, शायद ही कोई था राजनीतिक विचारक प्रभावित हुआ हो, ऐसा ही मानना है। जिसमें मैकियावेली का जन्म हुआ उस समय बहुत सारे प्रकार के क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे थे। इसी प्रकार के क्रांतिकारी परिवर्तन के कारण मैकियावेली ने एक ऐसे व्यक्ति के रूप में, एक ऐसे विचारक के रूप में, एक ऐसे प्रयोगशील अध्ययन किया। उसने समकालीन परिस्थिति का सही और यथार्थ अध्ययन करते हुए न केवल सामाजिक और राजनीतिक अवगुणों का आकलन किया, बल्कि उनके समय समाधान भी किए जाते हैं। मैकियावेली का संपूर्ण जो चिंतन है, जो दर्शन है, तत्कालीन परिस्थिति से भिन्न नहीं है। ये भी सही है, ये भी सत्य बात मानी जा सकती है। यदि मैकियावेली का जन्म 15वीं सदी में नहीं होता है तो उन्हें आज जो स्थान जो प्राप्त है वो स्थान भी उन्हें प्राप्त नहीं होता। यदि मैकियावेली भिन्न परिस्थिति में होते तो शायद उनके राजनीतिक विचार भी होते, जो ये सिद्ध करता है कि मैकियावेली एक सच्चे राष्ट्रभक्त के रूप में, एक सच्चे चिंतक के रूप में, दार्शनिक के रूप में उन्हें प्रकार के ऐतिहासिक अध्ययन के आधार प्रकार के सिद्धांत को स्थापित किया है। मैकियावेली की महानता इस बात में है कि मैकियावेली ने जिन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उनकी पुष्टि के लिए किसी प्रकार की धार्मिक दर्शन के स्थान पर ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। आइए आज हम बात करते हैं कि मैकियावेली के चिंतन को कौन से प्रभाव दिए जा सकते हैं जो सिद्ध करते हैं कि मैकियावेली पूर्ण अर्थों में अपनी का शिशु था। प्रोफेसर डनिंग ने सही कहा है कि पूर्ण अर्थों में मैकियावेली अपनी का शिशु था, क्योंकि उनके चिंतन पर, उनके विचारों पर तत्कालीन इटालियन समाज की झलक हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जो सिद्ध करती है कि मैकियावेली अपनी का शिशु था। आइए हम बात करते हैं कि मैकियावेली को एज ए शिशु के रूप में किस प्रकार से उनके चिंतन पर कौन कौन से प्रभाव दिए जा सकते हैं। पहले जो उत्तर दिया जा सकता है पुनर्जागरण आंदोलन। मैकियावेली का जन्म ज्ञान के पुनरुदय और पुनर्जागरण के समय हुआ था। उस समय जब मैकियावेली का जन्म हुआ तत्कालीन इटालियन समाज में जिस प्रकार की स्थिति, इस प्रकार की परिस्थिति थी, वहाँ ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, दार्शनिक के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे थे। इस प्रकार की परिवर्तनों के आधार पर न केवल राजनीतिक क्षेत्र में इस प्रकार के परिवर्तन आए जहाँ पर बाइबलवाद और चर्च के प्रभाव को सदा सदा के लिए अलविदा कह दिया गया। जहाँ पोप की जो सत्ता थी उसके प्रति लोगों में जो धार्मिक दृष्टिकोण था वह उदारवादी दृष्टिकोण उत्पन्न हो जाता है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र का अधिकार के स्थान के जवाब में दिया जाता है, अर्थात पोप की निरवस्था के प्रति लोगों में जो सत्ता होती है उसके प्रति उनका विश्वास हो जाता है और आत्मा और परमात्मा की पारस्परिक संबंधों के स्थान पर यही लोग के ज्ञान को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। अर्थात व्यवहारिक समस्याएं, जो प्रैक्टिकल यथार्थ जो समस्याएं होती हैं उनके अध्ययन को महत्व मिलने लग जाता है। आत्मा और परमात्मा की पारस्परिक संबंधों की रचना करना प्रारंभ कर दिया जाता है। यातायात और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र के कारण इस प्रकार से, जिस प्रकार से देश की जनता में नए नए विचारों का, नए दृष्टिकोण का, नए नए मूल्य का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, जिस बात को सिद्ध करता है कि राजनीतिक क्षेत्र में जिस प्रकार की क्रांतिकारी परिवर्तन आए, कहीं पर भी मैकियावेली ने अपने राजनीतिक के क्षेत्र में बाइबलवाद, चर्च और पोप के प्रभाव का कोई उल्लेख नहीं किया है, किसी प्रकार के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है, क्योंकि तत्कालीन इटालियन समाज में इस प्रकार की मान्यता प्राप्त थी कि लोगों को दंड देवी कानून को जिस प्रकार की महत्ता प्राप्त थी। लेकिन मैकियावेली ने अपनी प्रसिद्ध जो पुस्तक जो प्रिंस ऑफ डिस्कोर्सेज है उनमें कहीं पर भी देवी सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है, बल्कि देवी कानून और दैविक कानून के इस प्रकार से उनका खंडन करते हुए कहा कि मानव ही प्रत्येक बात का मापदंड है, व्यक्ति ही अपनी स्वयं भाग्य का दिखाता है। इटालियन समाज में जिस प्रकार से लोगों को दंड देकर के परलोक प्राप्ति के योग्य बनाए जाने की जो परंपरा थी, जो परिपाटी थी, तो मैकियावेली ने इसका खंडन करते हुए कहा कोई भी अपने आप में ईश्वर की संतान है, न कोई ईश्वर का अधिकारी है, इसलिए दंड देकर के किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को
मोक्ष प्राप्ति के योग्य नहीं बनाया जा सकता है। यही कारण है कि मैकियावेली ने प्रिंस नामक पुस्तक में धर्म और नैतिकता के प्रभावों से राज्य को पूर्णतः पृथक किया और उन्होंने ये आह्वान किया कि राजा को सदैव अपने राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिन साधनों का उपयोग किया जाए, जिन साधनों को अपनाया जाए, उन साधनों की विशुद्धता अर्थात उन साधनों की पवित्रता अपवित्रता के प्रयोग की परवाह नहीं करनी चाहिए। साधन तो सदैव आदमी है और पवित्र माने जाएंगे। इसलिए मैकियावेली का जो पूर्ण जागरण का पूर्णतः प्रभाव दिखाई देता है, जहाँ राज्य में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आया कि चर्च और बाइबलवाद के प्रभाव को समाप्त किया जा रहा था, सामंतशाही व्यवस्था को समाप्त किया जा रहा था और उसी के स्थान पर उसका से शक्तिशाली राज्यों की स्थापना की जा रही थी। इसी शक्तिशाली राज्यों के स्थान में जिस कार्य से उन राज्यों में उन देशों की प्राप्ति हो रही थी, तो मैकियावेली का जो पुनर्जागरण का जो प्रभाव उसके विचारों में, उसके चिंतन में, उसके सिद्धांतों में उसकी देखी जा सकती है। यही कहा जा सकता है कि मैकियावेली को पुनर्जागरण का एक प्रभावशाली प्रभावित हुए इस करके सिद्धांतों को प्रतिपादन किया है, तो मैकियावेली पुनर्जागरण अपने युग के शिशु माने जा सकते हैं, माने जाते हैं। दूसरा तर्क रहता है शक्तिशाली निर्गुण राष्ट्र की स्थापना पर बल। मैकियावेली एक सच्चा देशभक्त था, एक सच्चा राष्ट्रभक्त था। उसकी हार्दिक इच्छा थी कि अपने देश विकार की अशांत स्थिति की जो भय स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी, उनके लिए उन्होंने तत्कालीन समय विकार की परिस्थिति को देखा कि यूरोपियन राज्यों में एक नगरी का संपर्क हो चुकी थी और शक्तिशाली राजाओं के द्वारा सामंतों और उनकी प्रतिनिधि संस्था का दमन करते हुए सभी शक्तियाँ अपने हाथों में केंद्रित कर रही थी। अर्थात जिस कार्य से पश्चिमी यूरोपीय राज्यों में जिस कार्य से शक्ति का केंद्रीकरण सामंतों के स्थान पर राजाओं के हाथों में केंद्रित हो गया था और उन शक्तिशाली राजाओं के नेतृत्व में जिस कार्य से देश की जनता दिन प्रतिदिन प्रगति कर रही थी और समृद्धशाली स्थिति की ओर अग्रसर हुई थी, जिस कार्य से इंग्लैंड में हेनरी सप्तम और फ्रांस में लुई एकादश, चार्ल्स शास्त्र और लुई द्वादश तथा स्पेन में फर्डिनेंड के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश की राज्य की जनता दिन प्रतिदिन प्रगति कर रही थी, उन्नति कर रही थी और देश समृद्धशाली बनता जा रहा था, तो मैकियावेली ने महसूस किया कि इटालियन समाज की जिस प्रकार से बर्बादी हो रही है, जिस प्रकार की दुर्दशा हो रही है, उसकी दुर्दशा से बचाने का काम केवल शक्तिशाली राजाओं के द्वारा किया जा सकता है, शक्तिशाली राजनीति के माध्यम से किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने एक इस प्रकार के शासन की कल्पना की जिसमें इस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हो कि इटालियन समाज की संपूर्ण जो शक्तियाँ हैं एक ही इस प्रकार की सरकार में केंद्रित हों, जिनके द्वारा देश में राज्य में विद्यमान अशांत रास्ता इस प्रकार की स्थिति को बताया जाए, उससे बचाया जाए और इसके साथ साथ जो विदेशी राज्यों की आक्रामण की स्थिति होती है उस प्रकार की स्थिति से उनके समाधान करने की कोशिश किया है। इसलिए 19 राज्य की स्थापना कर दी जाती है। अर्थात मैकियावेली का ये मानना था कि शक्तिशाली राजनीति के द्वारा राज्यों के नेताओं राजाओं के नेतृत्व इस प्रकार से इंग्लैंड में, फ्रांस में और इस वेनिस में इस प्रकार की जो प्रगति हो रही है, इस प्रकार की जो डेवलपमेंट हो रहा है, इस प्रकार की समृद्धि हो रही थी, इस प्रकार की समृद्धि की शक्ति राजाओं के माध्यम से ही हो सकती है। इसलिए मैकियावेली ने अपने समकालीन परिस्थितियों को मध्य रखते हुए उनके आधार पर अपने राज्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जो सिद्ध करता है कि मैकियावेली पूर्ण अर्थों में अपने युग के शिशु माने जाते हैं। अगला तरह दिया जाता है इटालियन समाज की दुर्दशा और उसका विभाजन। मैकियावेली ये बड़ी बात चाहते थे कि इटालियन समाज की जो बर्बादी हो रही है और उसकी जिस प्रकार की दुर्दशा हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि इटालियन समाज का 5 भागों में विभाजित होना। लगभग यूरोपियन राज्य आपस में उनका एकीकरण हो चुका था, सामंतशाही व्यवस्था समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि मैकियावेली में जन्म हुआ, परिचय आंदोलन समाप्त हो चुका था और उसके बाद इटालियन समाज जिस कारण का इटालियन समाज था लगभग 5 क्षेत्रों में विभाजित हो चुका था। मिलान का क्षेत्र था, रोमन चर्च का क्षेत्र था, वेनिस का क्षेत्र था, फ्लोरेंस का क्षेत्र था। इस प्रकार के 5 जो क्षेत्र होते हैं, इन क्षेत्र में किस प्रकार से आपस में पूरा इटालियन समाज बढ़ जाता है, विभाजित हो जाता है। ये 5 क्षेत्र की जो प्रजा होती है, जो जनता होती है, ये 5 क्षेत्र जो क्षेत्र होते हैं, ये आपस में बड़े संघर्षरत होते हैं, संघर्षशील होते हैं और इनके पारस्परिक संघर्ष के कारण पोप के द्वारा लाभ उठाने का प्रयास रहता है। इसलिए मैकियावेली ने महसूस किया कि जब तक इस इटली का विभाजन को समाप्त किया जाता है, अर्थात एक सुदृढ़ इटालियन समाज को संतुलित किया जाता है, इटली राज्य का गठन किया जाता है, जब तक देश में अशांत अराजक का स्थिति समाप्त किया जा सकता है और बाह्य आक्रमण से सुरक्षा नहीं की जा सकती है। इसलिए एक सच्चा राष्ट्रभक्त होने के नाते, एक सच्चा देशभक्त होने के नाते मैकियावेली की हार्दिक इच्छा थी कि इटली को सुदृढ़ राज्य के रूप में स्थापित किया जाए, जिससे देश में विद्यमान अशांत अराजकता स्थिति को समाप्त ही नहीं किया जाए, बल्कि बाह्य शत्रु राज्य के आक्रमण से भी उनकी सुरक्षा की जा सकती है। क्योंकि फ्रांस और स्पेन
वो इस नए प्रकार की बात के प्रयास में रहते थे, वे अवसर की तलाश में रहते थे कि जब भी कभी मौका मिले इन्हें इटालियन समाज के जो क्षेत्र हैं इनके आत्मा हस्तक्षेप किया जाए और इन्हें बर्बाद किया जाए, इनका शोषण किया जाए। तो इसलिए शक्तिशाली राजदूत की जो बात की जाती है तो कहने में ये था, इस दृष्टि से भी शक्तिशाली राजदूत की स्थापना बल देने के कारण भी इटालियन समाज की दुर्दशा और एक सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में स्थापना करने का भी लेकिन को अपने यशस्वी माना जाता है। अगला दर्जा ऐसा है कि नैतिकता और ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता जिस कार्य की जो प्रवृत्ति देखी जाती है, अर्थात इटालियन समाज की जो बर्बादी हुई है उसके सबसे पहला जो मुख्य कारण ये था कि इटालियन समाज के लोगों इस कार्य की जो बर्बादी का सबसे इंपॉर्टेंट कारण के लिए ये कहा जा सकता है कि वहाँ के लोगों में कर्तव्यपरायणता, ईमानदारी इस कार्य की हमें समाप्त हो चुकी थी। पॉप और चर्च के जो पदाधिकारी थे वे बहुत अधिक भ्रष्ट हो चुके थे, जनता से पैसा लेकर के अनुचित कार्य करने के बड़े प्रश्न से रहते थे, इसलिए उनका नैतिक पतन हो चुका था। उनमें पारिस्थितिक संघर्ष की स्थिति पहुँच चुकी, व्यक्ति इतना अधिक स्वार्थी हो चुका था कि वो किसी तरह के प्रेम करता था जब तो उसे शराब की संभावना थी। लेकिन जैसे स्वार्थ की प्राप्ति की संभावना समाप्त हो जाती है, वे उसके स्वरूप के सामने उसके विरोधी बन जाते हैं। तो मैकियावेली ने अनुभव किया, मैकियावेली ने महसूस किया कि इटालियन समाज की जो बर्बादी हुई है उसका सबसे बड़ा कारण इटालियन समाज का विभाजन होना और इसके साथ साथ इटालियन समाज की जनता में जो नैतिकता और ईमानदारी और कर्तव्यपरायणता की भावना जिस काफ़ी समाप्त हो चुकी है और सामंतशाही व्यवस्था को इटालियन समाज की दूसरा सबसे बड़ा कारण माना जाता है। धन्यवाद। हम आज को इतना ही करने की बात करेंगे।